इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आई कैप में है, तो देखना फ्लक्स किसके थ्रू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखना इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा जे कैप में, किसका एरिया वेक्टर, डी ई बी सी का। सिमिलरली ओ ए एफ जी का हो जाएगा माइनस जे कैप। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, किस किस से जीरो हो जाएगा वो देखना। अपूर्व बागुल क्या हुआ? कुछ डाउट है क्या अपूर्व? कुछ मैसेज किया तूने? नहीं सर, सॉरी सर, वो गलती से फ्रेंड को भेजना था, वो बोल रहा था माइट म्यूट है क्या। ओके ओके ठीक है, चलो अभी म्यूट कर लो। सो इसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, इसके थ्रू जीरो होगा, ओ ए एफ जी के थ्रू जीरो होगा। इनफैक्ट डी ई एफ जी के में हो जाएगा कौन सा, के कैप, है ना। तो 4 से तो जीरो क्लियर है, ठीक है ना। अब हम लोग पांचवा देखते हैं, डी सी ओ जी, ये जो एरिया है, ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, इसका यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर इज along माइनस आई कैप। बट अच्छी बात यह है कि E at this point DCOG is equal to 0 because x is 0. So इसके थ्रू भी फ्लक्स फाई जीरो हो जाएगा। So एक ही सरफेस बचा है कौन सा, EBAF। इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, बट इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसका साइड लेंथ मैंने कुछ दिया था, शायद साइड लेंथ दिया था B, तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ए बी आई कैप हो जाएगा, डॉट बी स्क्वायर आई कैप। सो फ्लक्स हो जाएगा ए बी क्यू, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ई बी ए एफ। अगर मैं पूछूं कि इस पूरे क्यूब के थ्रू कितना होगा फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, है ना, तो सारे सरफेसेस का फ्लक्स जोड़ दोगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, कितने बार, 5 बार 0 और प्लस ये ए बी क्यू। दिस इज द फ्लक्स। आई होप कि ये क्लियर। गॉस लॉ सेज दैट कि अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, किसी स्पेस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है Q1 Q2 Q3, बहुत सारे चार्ज है, कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, and if we consider a closed surface area, a closed वॉल्यूम ले लेते हैं, है ना, तो उसका जो सरफेस एरिया है उससे फ्लक्स होगा। क्लोज्ड वॉल्यूम लिया, मतलब वॉल्यूम लिया तो क्लोज है, सरफेस एरिया क्लोज्ड है, तो उसके सरफेस से फ्लक्स होगा, बिकॉज ये सिस्टम ने हर एक पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, जैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो जैसे यहाँ का हम लोग लें तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा ई, सपोज यहाँ का एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया डीएस थ्रू द होल सरफेस, क्लोज सरफेस, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर देंगे, और क्लोज सरफेस है इसलिए इसको ऐसे साइन पुट करते हैं। तो ये ध्यान देना, ये आगे भी यूज में आएगा कि ये क्लोज सरफेस का सिंबल है, कंप्लीट। तो ये उन्होंने बताया, मतलब इसका मतलब हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is equal to total charge inside the surface divided by epsilon naught. ओके, एक बार और स्टेट कर रहा हूं,
सराउंडिंग में सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इफ यू कंसीडर एनी क्लोज्ड वॉल्यूम, है ना, तो उस वॉल्यूम के अंदर कुछ चार्जेस होंगे। देखो अभी भी और भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा था। वॉल्यूम में कुछ चार्जेस होंगे, कुछ चार्जेस उस वॉल्यूम से क्लोज सरफेस एरिया से बाहर भी होंगे, कुछ उस क्लोज सरफेस एरिया के अंदर भी होंगे। तो ये जो सरफेस हम ले रहे हैं जो वॉल्यूम को इंक्लोज कर रहा है, तो उसके सरफेस पे हर पॉइंट पे मैं फ्लक्स लिखता हूं, हर पॉइंट से ई डॉट डीएस यहाँ, ई डॉट डीएस यहाँ, ई डॉट डीएस यहाँ, और पूरे से ई डॉट डीएस लिख लिया। मतलब ई डॉट डीएस थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, और गॉस लॉ से दैट ये कितना होगा, तो टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब total flux through the closed surface does not depend upon the charge outside the surface area, outside this volume। जो भी टोटल फ्लक्स होगा वो सिर्फ इनसाइड होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे लिखा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ये लिख लोगे, नोट डाउन करो। बट ये क्यू इनसाइड क्या है बच्चों? दिस इज algebraic summation of charges inside volume। inside the volume। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? तो जो क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहे हैं उसका नाम हमने बोला है, जनरली बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, बिकॉज गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं उस पर। अब सुनना, ये जो लॉ हमने स्टेट किया है, दिस इज ट्रू, दिस इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा भी हो, रैंडम किसी भी तरीके का हो, एंड दिस क्लोज सरफेस जो हमने लिया किसी भी शेप का हो, कैसा भी हो, दिस लॉ विल रिमेन वैलिड, डजंट मैटर कि व्हाट इज द शेप, साइज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर, किसी के दिल में आया भी होगा कि सर अगर चार्ज आपने कहा कुछ इनसाइड होगा कुछ आउटसाइड होगा, आउटसाइड पे डिपेंड नहीं करेगा, इनसाइड पे डिपेंड करेगा फ्लक्स। उस चार्ज जो है वो सरफेस पे हो तो उस बच्चे के दिमाग में ये जनरेट हुआ होगा, एक आध बच्चा तो होगा सेंसिटिव। कभी कभी आता है क्लास में, उठता है सवाल कि सर चार्ज सरफेस पे क्या है हो तो, है ना। एक्चुअली मैं बताता हूं, जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस गॉसियन सरफेस इज इतना थिन है, इनफाइनिटेसिमली थिन है। और तुम लोगों को पहला क्लास कैलकुलस का मेरा याद है, इतना छोटा जितना छोटा जिनको उससे भी छोटा, मतलब ये बहुत ही थिन है, इनफाइनिटेसिमली थिन है। मतलब या तो चार्ज इनसाइड होगा या चार्ज आउटसाइड होगा, सरफेस पे चार्ज नहीं होगा जो हम गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। आई होप कि ये क्लियर होगी। बट गॉस लॉ जब हम अप्लाई करेंगे हमारे लिए यूजफुल कब होगा? गॉस लॉ से हम करेंगे क्या? गॉस लॉ से मेनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे किसी पॉइंट पे, है ना। और ये निकाल पाने में हम तभी कैपेबल होंगे जब हमारा चार्ज जो है वो कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्री हो, बहुत ही आर्बिट्रेरी हो, तो गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे किसी पॉइंट पे। सिमेट्रिकल होगा तो होगा। बट कुछ बच्चे इसको समझ जाते हैं कि गॉस लॉ तभी वैलिड है जब सिमेट्रिकल होगा, ऐसा नहीं है। गॉस लॉ रिमेन वैलिड, हमारे लिए यूजफुल तब होगा जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल। ओके।
और इस पूरे चैप्टर में हमें फिर ये क्या करना है, हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉसियन सरफेस कैसा कंसीडर करें वो देखना होगा। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द कैसा सिमेट्री है चार्ज का। जैसे पॉइंट चार्ज है तो उसमें स्फेरिकल सिमेट्री है बच्चों। अगर लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, तो फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा था, यू कैन इमेजिन, जस्ट मैं थोड़ी देर बाद इमेजिन कर पाऊंगा कि दिस इज सिलिंड्रिकल सिमेट्री, है ना। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गॉस लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, सो दो बहुत छोटे से सवाल, इतना छोटा कि तुम इमेजिन नहीं करोगे सर इतने इजी सवाल भी पूछते हैं। दो गॉसियन सरफेस लिया है, 1 मार्क किया है, दूसरा को 2 मार्क किया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखाया है। पहले के लिए ई डॉट डी एस क्या होगा, मैं किसी बच्चे से पूछूं। चार्ज कॉर्नर पे है क्यूब के, है ना। तो मैंने क्या कहा, जैसे ये क्यूब लिया, इस पे एक चार्ज लिया यहाँ पे, इस कॉर्नर पे मैंने एक क्यूब यहाँ और रख दिया, यहाँ पे एक, और ऐसा ऐसा 2 इधर रख दिया, तो ये 4 क्यूब हो जाएंगे। 4 क्यूब के फ्रंट, ये बॉटम फेस के सेंटर पे ये होगा। तो 4 क्यूब ऊपर है और उसके नीचे के फेस के सेंटर पे है, बट ये इनक्लोज नहीं हुआ चार्ज पूरा, तो नीचे 4 और रख दिए क्यूब, 4 क्यूब और ऐसा। अब टोटल 8 क्यूब बन गया है। इसका साइड लेंथ ए, तो 8 क्यूब का साइड लेंथ हो जाएगा 2a, isn't it? उस 2a साइड लेंथ का क्यूब, जो बड़ा क्यूब है, उसके ये सेंटर पे है। इज इट क्लियर? 8 क्यूब जो लिया उसके ये सेंटर पे हो जाएगा, और हर क्यूब आइडेंटिकल है, इस पॉइंट चार्ज के लिए सेम है। यहाँ पे चार्ज जैसा क्यूब ये है वैसा ही क्यूब ये है, वैसा ही क्यूब ये है, वैसा ही क्यूब ये है, सबके कॉर्नर पे ही है चार्ज। लेकिन टोटल चार्ज थ्रू दैट बिगर क्यूब इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक के थ्रू कितना हो जाएगा, तो 1/8। so flux through the cube is equal to this. Is it clear? but Q चार्ज के कारण ABCD सरफेस से फ्लक्स 0 है। क्या ये बता सकते हो क्यों ऐसा सर बोल रहे हैं? अगर मैं कहूं कि इसके कारण जो फील्ड होगा ABCD सरफेस पे, या तो ऐसा होगा, या तो इधर ज्यादा होगा, या तो बाहर उधर होगा। Q चार्ज इसके फेस पे ही रखा हुआ है, तो जो फील्ड लाइंस होगा इससे इसके सरफेस में ही होगा, इसके सरफेस को पियर्स नहीं कर रहा होगा, कट नहीं कर रहा होगा। सिमिलरली इस क्यू चार्ज के कारण ADEH से भी फ्लक्स 0, जो सरफेस को ये चार्ज क्यू टच कर रहा है, यहाँ पे जो फील्ड होगा इसके कारण इसी के प्लेन में होगा। एरिया वेक्टर नॉर्मल है, इसलिए फ्लक्स 0। और मैंने समझाया कि फ्लक्स तभी होता है जब सरफेस को कट करता है, पियर्स करता है। तो इसके थ्रू तो फ्लक्स 0 है। तो there are 3 phases from which the flux due to the charge q is 0. अब बचा, अब क्या होगा, अब मुझे बताना है CFCBG के थ्रू कितना होगा। कोई बता सकता है कितना होगा? तेजस से ही पूछूंगा। So flux through this surface will be q by 8 epsilon naught का 1/3. Is it clear? तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये थोड़ा सा आइडिया तुम्हें मिला होगा जब हम लोग यूनिट डायमेंशंस पढ़े थे। बच्चों ये कोई सरफेस एरिया है ds, और ये पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सब्सटेंड कर रहा है तो क्या करो, इसके सरकमफ्रेंस से लाइन खींचो और इस पॉइंट को मिला दो। तो ये 3D में
कुछ एंगल बनाएगा। जैसे तुम आइसक्रीम खाते हो तो देखो, कोन वाला आइसक्रीम खाते हो ना यार, जल्दी में बनता भी नहीं। बच्चों ये देखो सरफेस एरिया, ये हो गया सरफेस एरिया, और इसके सरकमफ्रेंस से ऐसे ऐसे पेज ये है। तो ये देखो, ये इस पॉइंट पे सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये सॉर्ट एंगल 3D में दिख रहा है, कोन, है ना? ठीक है, तो ये जो कोन 3D में एंगल है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अगर मुझे कोई जैसे ये सरफेस होता था, ये लाइन होता था, लाइन, मैं पूछूं ये लाइन यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो तुम क्या करते थे, ऐसे ज्वाइन कर देते थे। ये हो गया 2D एंगल। यही लाइन यहाँ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यही लाइन कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, और डेफिनेशन एंगल का कैसे दिए थे, तो हमने सर्कल लिया था, एंगल का डेफिनेशन दिया था, ये आर्क लेंथ L, ये रेडियस R, ये थीटा था L/R, डायमेंशन लेस, ये आर्क लेंथ था। अगर ये भी एंगल है तो ये कहेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो बताओ, जितना लाइन, ये लाइन एंगल इतना यहां पे सबटेंड कर रहा, उतना ही ये लाइन भी सबटेंड कर रहा है। ये और ये दोनों सेम लाइन सबटेंड कराएंगे, सेम एंगल। तो किसी पॉइंट पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लाइन का लेंथ, यहां से उसका डिस्टेंस, और वो कितने एंगल पे है, कैसे है, वो 3 चीज पे डिपेंड कर रहा है। चलो वैसे ही मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे भी समझा रहा हूँ कि ये तुमने सरफेस एरिया लिया है, सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन कर दिया, ये सर्टेन एंगल सबटेंड कर रहा है। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको लिखते हैं सॉर्ट एंगल, वी डिनोट इट बाय डी ओमेगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि ये सरफेस एरिया कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, और इसका ओरिएंटेशन कैसा है। ओरिएंटेशन अगर मान लो इसका चेंज कर दिए, ऐसे कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इसी सरफेस को, तो ये थोड़ा छोटा एंगल सबटेंड करेगा, दिख रहा होगा तुम्हें। और ऐसे कर देंगे, और ऐसे कर देंगे तो और छोटा करेगा। तो ये तीनों फैक्टर को लेकर के, तीनों फैक्टर को काउंट करके डी ओमेगा इज डिफाइंड एज ds cos theta upon r square. R is this, है ना? तो कहोगे सर ये थीटा क्या है? थीटा इज r वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल है। तो मैं थोड़ा सा इसको टिल्टेड ही बना रहा हूं, ये हो गया r वेक्टर, ये हो गया ds वेक्टर। ओके बच्चों, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड ds वेक्टर। अभी इससे पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो थीटा हो जाता 1। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ds डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? हेडिंग डालो, फाइंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय a sphere at its center।
ठीक है। सो ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है वो करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं। सबसे पहले छोटा सा एलिमेंट ds, ये कितना एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये रेडियस ले लिया सपोज r, तो इसका लिखेंगे d ओमेगा ds, और r वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में इसका नॉर्मल, एरिया वेक्टर पता है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो एंगल कितना है 0, तो क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब टोटल सॉलिड एंगल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। टोटल सॉलिड एंगल विल बी कितना इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन, और r स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर, ds कितना होता है पता है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, that is equal to 4 pi unit स्टेरेडियन। स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल सेंटर पे 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। इफ आई आस्क यू कि हेमिस्फीयर कितना करता है, तो तुम लोग को किसी को डाउट नहीं होगा कि हेमिस्फीयर विल सबटेंड 2 पाई स्टेरेडियन। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं पूछूं ये सेंटर पे तो निकाल लिया, अगर मैं पूछूं यहां पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यहां पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, नॉट एट सेंटर, तो भी वो 4 पाई स्टेरेडियन होगा। कहोगे सर कैसे, तो मैं कहूंगा ठीक है, एक काम करो, ये सॉलिड एंगल कितना सबटेंड कर रहा है तो इतना, ये कितना कर रहा है तो इतना, और मैं जितने भी सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है सबको ले लिया और एक सर्कल यहां पे बना दिया। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना कि जितना ये सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे, उतना ये कर रहा है, जितना ये कर रहा है उतना ये कर रहा है। ऐसे ऐसे इसके सरफेस का हर एलिमेंट जितना ये कर रहा है उतना ये कर रहा है। तो ये सरफेस का हर एलिमेंट लोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी एक एलिमेंट आएगा, और ये सबटेंड कर रहा 4 पाई, तो ये भी करेगा 4 पाई। नाउ फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, एक और रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं कि इनफैक्ट नॉट अ स्फीयर, कोई भी क्लोज सरफेस है तो इनसाइड पॉइंट पे वो सॉलिड एंगल कितना सबटेंड करेगा, तो दैट इज 4 पाई। बिकॉज हम एक सर्किल लेंगे और इस यहां पे जितना ये करेगा उतना ये करेगा, तो इसके हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक एलिमेंट है, और ये सारे एलिमेंट का सॉलिड एंगल है 4 पाई, तो इसका भी हो जाएगा 4 पाई। हमें इस डिस्क के कारण यहाँ पे सॉलिड एंगल निकालना है, तो अलग अलग पॉइंट पे आर वेक्टर अलग है, हालांकि एरिया वेक्टर सेम है। एरिया वेक्टर का तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, बट यहां से आर वेक्टर यहाँ पे इधर है, ये थीटा एंगल, तो ये रिंग यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो रिंग का हर पॉइंट पे आर वेक्टर सेम ही होगा। तो रिंग का सरफेस एरिया ले लेते हैं 2 पाई आर इंटू डी आर, ये सरफेस एरिया हो गया इतना, इंटू डॉट आर कैप, दैट मींस cos थीटा होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक सेकेंड, ये डिस्टेंस, तो ये x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे x कांस्टेंट है, r वेरिएबल है। सो cos थीटा कितना लिखेंगे,
2 pi r dr. What will be cos theta? Cos theta is x upon r square plus x square to the power 3/2 हो जाएगा. Is it clear? पूरा सॉलिड एंगल निकालना अगर डी ओमेगा का इंटीग्रेशन 2 पाई x बाहर r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और स्मॉल r विल वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. सो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई x माइनस 1 बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट 0 टू R. So solid angle d omega का इंटीग्रेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई x लिमिट पुट कर दोगे माइनस साइन को काउंट करते हुए तो ये आ जाएगा 1 बाई x माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट. यहां तक लिख लो. एक डिस्क लिया, डिस्क के एक्सिस पे 4√3 डिस्टेंस पे चार्ज q है, 3 डिस्टेंस पे चार्ज माइनस q है और डिस्क का रेडियस 4 मीटर है. So what is charge? Sorry, what is flux through this disk? Okay, ये होमवर्क रहा. Second homework is there is a cylinder of cross section radius r, length L is equal to 2r. A charge q is placed on the axis in the middle. मतलब ये डिस्टेंस r है. What is flux through the curved surface? ये वाला surface. ये हो गया फ्लैट, ये हो गया कर्व. दिस इज योर होमवर्क. बच्चों फ्लक्स का कॉन्सेप्ट शायद कुछ बच्चों को अभी विजुलाइज नहीं होगा तो मैं एक बार और बता रहा हूं. देखना, एक हमें हेमिस्फेरिकल सरफेस लिया है. मतलब हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये फ्लैट नहीं, बेस नहीं है. ये सरफेस कंसीडरेशन में नहीं है. कंसीडरेशन में है सिर्फ हेमिस्फेरिकल सरफेस. मैं पूछूं Q3 के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स ड्यू टू Q3. तो Q3 का क्या होगा? ऐसे फील्ड लाइंस का देखो ये कट कर रहा है, बाहर जा रहा है. मैंने पिछले क्लास में बताया था सरफेस से बाहर जाएगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा. ये फील्ड लाइंस इसके थ्रू फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है. ये जस्ट बच गया, ये नहीं कर रहा है. तो ये सारे फ्लक्स होंगे कितना? तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक और हेमिस्फीयर ऐसे पुट कर दिया तो आइडेंटिकल है. क्लोज सरफेस है Q3/ε0. तो ये हेमिस्फीयर से इतना होगा. इसमें किसी को डाउट नहीं होगा बच्चों. बट सारे बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए. अगर मैं पूछूं Q1 जो है जस्ट इसके इस पॉइंट पे है, यहां से लाइन जॉइन कर दिया, फ्लैट सरफेस के प्लेन में है. Q1 इज इन द प्लेन ऑफ द फ्लैट सरफेस. Q1 के कारण इससे कितना फ्लक्स है? सो जस्ट इमेजिन करो बच्चों, Q1 के कारण फील्ड लाइंस ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. ये सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो फील्ड लाइंस है ये यहां पे इन किया है तो ये यहां पे आउट भी हुआ है. तो जितना निगेटिव फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स. जो पियर्स किया, जो इन किया वो आउट भी हुआ. ये इन ही न किया तो आउट हुआ. तो इसके कारण तो जीरो है, इसके कारण भी जीरो, इसके कारण भी जीरो, इसके कारण भी जीरो, इसके कारण भी जीरो. तो फ्लक्स थ्रू चार्ज 1 इज इक्वल टू 0.
कंसीडर Q2, इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं, इसके कारण देखना यहां पे फ्लक्स इन कर रहा है बच्चों, यहां पे देखना यहां पे भी फ्लक्स इन कर रहा है, यहां पे आउट हो रहा है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं इस लाइन का, यहां पे फ्लक्स इन कर रहा है तो निगेटिव, और देखो ये सरफेस हमारा पार्ट नहीं है, हम तो सिर्फ हेमिस्फेरिकल लिए, तो इसको एग्जिट नहीं मानेंगे, तो सिर्फ यहां पे इन किया है तो निगेटिव। इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, सो दिस विल कंट्रीब्यूट जीरो फ्लक्स, this will contribute zero, but this will contribute negative flux. So flux through the Q2 will be negative. Flux through Q4. Can you guess flux through Q4 क्या होगा? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा, बहुत बढ़िया, मनस्वी को पूरे अच्छे समझ में आ गया है ना। लेकिन अगर कोई सवाल करता है कि ये हेमिस्फेयर और इधर बेस भी है, बेस भी फ्लैट क्लोज सरफेस लिया होता तो Q2 के कारण भी जीरो होता, Q4 के कारण भी जीरो होता, क्योंकि Q2 के कारण यहाँ पे इन कर रहा है तो ये फ्लैट सरफेस से बाहर निकल रहा है। तो अगर फ्लैट सरफेस भी हमारा सिस्टम का पार्ट होता, ये क्लोज सरफेस होता, तो Q2 आउटसाइड है इसलिए जीरो, लेकिन हमने अभी क्लोज नहीं लिया था, सिर्फ हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस लिया था। तो ये सवाल में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, कुछ एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे कि जहां पे सिमेट्री है उसके उस सिचुएशन में हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक पॉइंट चार्ज निकाल लिख रहा हूं, बोर्ड के एग्जाम में कभी पूछता है कि प्रूफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ओके। तो पॉइंट चार्ज में तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा। कूलम्स लॉ क्या बताता है कि इसके कारण r डिस्टेंस पे फील्ड निकाल दो, है ना, और वो उसने बताया KQ/r² होता है। सो एक क्यू चार्ज ये स्फीयर अच्छा से बना नहीं, मुझे यहां से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है बच्चों। कूलम्स लॉ से आया था KQ/r², गॉस लॉ से प्रूफ करना है। या कभी कहता है कि एज्यूमिंग कूलम्स लॉ ट्रू, प्रूफ गॉस लॉ, दोनों के लिए ये वैलिड है। मैं क्या करता हूं, हम लोग पॉइंट चार्ज को लेकर के अगर कहें सिमेट्री कंसीडरेशंस देखें तो इस सरफेस स्फीयर का हर पॉइंट इस क्यू चार्ज के लिए सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मैग्नीट्यूड ई होगा, तो यहाँ पे इधर होगा रेडियली, और यहाँ भी मैग्नीट्यूड ई होगा। सिमेट्री से ये कहेंगे बिकॉज जैसा पॉइंट ये है वैसा पॉइंट ये, वैसा पॉइंट ये, स्फेरिकल सिमेट्री है। तो मैं यहां से लिखता हूं E.ds, यही है कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। इस पॉइंट पे लिखेंगे E इंटू ds इंटू cos 0, इसका इंटीग्रेशन थ्रू द क्लोज सरफेस। चूंकि E हर पॉइंट पे सेम है बच्चों, E का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम, E वेक्टर को बाहर नहीं ले सकते थे, ध्यान से सुनना।
ई वेक्टर नहीं सेम था, अब ई डॉट डीएस कर लिया, ई का मैग्नीट्यूड सेम है, इतनी सारी बात बोल रहा हूं मैं। ds this implies E is equal to ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस आर है, तो हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों, ये लिख लो, रिकॉर्ड कर लेता हूं। चार्ज स्फेरिकल सेल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये पॉइंट सारे आइडेंटिकल पॉइंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा मैग्नीट्यूड में। तो इसके कारण लिखेंगे E डॉट ds, सेम चीज रिपीट करूंगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। E और ds के बीच का एंगल, E ds के बीच का एंगल 0, सो E ds, E को बाहर ले लेंगे, क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। E ds हो गया सिमिलरली सिंपली 4 पाई ds, ये सरफेस एरिया स्मॉल आर स्क्वायर नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, और वही आ गया रिजल्ट। अगर हम इनसाइड पॉइंट करते, दिस इज फॉर आउटसाइड, किसी ने इनसाइड कंसीडर किया होता, फॉर इनसाइड E डॉट ds लिखते, व्हाट इज Q इनसाइड 0, देखना ds वेक्टर तो 0 नहीं है, तो यहाँ पे E डॉट ds का इंटीग्रेशन 0 है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है कि E इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंसीडर गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, हर पॉइंट पे ही सेम, जो मैंने रिपीट किया बस उसका उसी को नोट डाउन करना है, कट कॉपी पेस्ट। E डॉट ds का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड, पूरा का पूरा चार्ज अंदर है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, E इंटू ds, E बाहर, ds का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर। हमने वहां पे पढ़ा रहा था तो मैंने बता दिया ऐसा होता है, मैंने प्रूफ नहीं किया, अभी देखो प्रूफ कर दिया मैंने गॉस लॉ से, कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर। प्रूफ हो गया कि नहीं, ये चीज मैंने वहां पे स्टेट कर दिया था, ऐसे ही मैंने इंटीग्रेशन से प्रूफ नहीं किया था, स्फेरिकल सेल वाला प्रूफ नहीं किया था, स्फेरिकल सेल कर लिया तब तो ये बता दिया था। आउटसाइड पॉइंट पे हो गया, क्या इनसाइड पॉइंट पे खुद से निकाल सकते हो, फॉर इनसाइड पॉइंट गॉसियन सरफेस कैसा कंसीडर करोगे, आर रेडियस का, दिस इज द गॉसियन सरफेस,
इफ यू कंसिडर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r हियर, तो क्या लिखेंगे? डाउट आ रहा है तो पूछना। ई डॉट ds का इंटीग्रेशन फिर से क्लोज सरफेस q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर ds का इंटीग्रेशन बताओ क्या लिखें? 4 पाई r स्क्वायर। q इनसाइड निकालने आता है, टोटल चार्ज q है कितने में? 4 पाई बाई 3 r क्यूब में। r रेडियस में कितना है? 4 पाई बाई 3 स्मॉल r क्यूब होल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 गया। E इज इक्वल टू आ जाएगा q बाई r 4 पाई r क्यूब एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r क्यूब r स्क्वायर। एक तो हमने q के टर्म में बताया, अभी रो के टर्म में बताता हूं। E इंटू ds का इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे चार्ज डेंसिटी रो 4 पाई बाई 3 r क्यूब वही चीज है, मैंने उसको q के टर्म में लिखा, अभी रो के टर्म में 4 पाई गया रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा रेडियली आउटवर्ड अगर पॉजिटिव है तो। सो इफ वी राइट वेक्टर देन दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक लिख लो ये वाला टर्म वेक्टर साइन में। Find electric field at point P inside a spherical cavity in a spherical charge distribution। ऐसे कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास में भी पढ़े हैं, रोटेशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय भी पढ़े हैं। हो सकता है तुम लोगों को वहां पे निगेटिव मास बताया गया होगा, लेकिन मैं निगेटिव मास वहां नहीं बताता हूँ, मोस्टली मैं दूसरा तरीका यूज करता हूँ, बट यहाँ पे तो मैं निगेटिव चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये जो हमारा सिस्टम है रो डेंसिटी का, यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो इसको मैं दो चार्ज सिस्टम का कॉम्बिनेशन मानता हूं। एक चार्ज बॉडी है पूरे में पॉजिटिव चार्ज रो है, दिस इज वन, और दूसरा है इतने रेडियस में निगेटिव चार्ज माइनस रो डेंसिटी है। तो ये जो ओरिजिनल हमारा सिस्टम है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडी, one is whole positively charged of charge density rho, other body is second body is जो कैविटी वाला रेडियस है उतने रेडियस का सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज बट अपोजिट नेचर का, दैट इज माइनस रो। तो बताओ अगर दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं? इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। अब देखना, सो यहाँ पे जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वो दोनों सिस्टम के कारण जो होगा उसका वेक्टर समेशन होगा। सिस्टम वन के कारण सपोज E1 है तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। E1 क्या लिखेंगे? ये जो पॉइंट P है वो रो डेंसिटी के
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड पॉइंट पे होता है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं यहां पे, सीपी वेक्टर प्लस अब P पॉइंट पे निगेटिव चार्ज वाले के कारण लिखते हैं, तो ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों, रेडियली आउटवर्ड नहीं, रेडियली इनवर्ड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा E1 और ये हो जाएगा तुम्हारा E2। E2 किधर होगा, रेडियली इनवर्ड। मैग्नीट्यूड वही रहेगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन इनवर्ड तो क्या लिखेंगे, सी डैश पी या पी सी डैश, पी सी डैश। This is equal to rho by 3 epsilon naught Cp vector plus Pc dash vector. Look at this point. Cp vector plus Pc dash vector कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा Cc dash vector। Rho by electric field at point P, rho by 3 epsilon naught C dash vector. This is very important result, बहुत important, जितना important, जितना स्टार मार्क मारना है मार लो। सो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना यहाँ पे P पॉइंट आया ही नहीं कहीं, यहाँ पे C डैश, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, नॉट ओनली इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में भी, ठीक है। और इस सवाल को आईआईटी ने मिनिमम 4 से 5 बार पूछा है अभी तक, विद इन 10-15 इयर्स के स्पैन में 4 से 5 बार डिफरेंट तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को। और ये कॉन्सेप्ट यही नहीं, इसी कॉन्सेप्ट को बहुत दूसरे चैप्टर में भी यूज कर सकते हैं। अभी स्फीयर के लिए क्या, सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए भी होगा, मैग्नेटिज्म में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज, यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है EMI में, है ना। तो ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से समझ लो।